So you all are very healthy, fit and feeling most energy in yourself। और ठंडियों का पूरा मज़ा लेते हुए आप रज़ाई में पड़े हुए पढ़ाई का मज़ा ले रहे होंगे। जिस पर्पज़ के साथ में हम लोगों ने इस चैनल को स्टार्ट किया था, उसी पर्पज़ में एक कदम और आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड पहले जो भी टॉपिक्स होंगे वो हम सब कवर करेंगे, एंड सेकंड पार्ट में हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को लेकर के आएंगे, एंड देन फिर हम उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो आप ये वीडियो आपके लिए इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एंड ऑल ऑफ बॉडीज, लाइक जो भी यूपी बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड को फेस करने वाले हैं इन अपकमिंग एग्जाम्स में, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो वैसे भी पढ़ाई करने का तो ज़्यादा मन कर नहीं रहा होगा, क्योंकि बेसिकली आप बहुत दिनों से इंस्टाग्राम हो गया, शॉर्ट वीडियोस देख देख करके खूब मज़े ले रहे होंगे। तो आप भी सोच रहे होंगे कि शॉर्ट वीडियोस में कुछ ऐसा आ जाए कि एक इंजेक्शन लगा करके 3 से 4 सेकंड में, 20 सेकंड में, 15 सेकंड में अंदर सारी सब्जेक्ट की नॉलेज हो जाए और आप जाओ बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आ जाओ। पर ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो अगर आप इंस्टाग्राम और शॉर्ट वीडियोस देखते रहोगे तो जितना आप उधर मज़े लोगे उतना ही पढ़ाई आपका मज़ा ले लेगी इधर। और एग्ज़ाम जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम होंगे वहाँ पर एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर जो होगा वो आपको और मज़ा लेने वाला है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आपने पूरे टाइम पे जितने भी शॉर्ट वीडियोस अब तक के देखे होंगे, जो पिछले 1 साल से 2 साल से आप शॉर्ट वीडियोस हो गया, या फिर आप इंस्टा चला रहे होगे, या फिर आप गेम खेल रहे होगे, लाइक जैसे आज बहुत सारे स्टूडेंट फ्री फायर हो गया, पबजी वगैरह, ये तो बड़े बड़े गेम के नेम हो गए, ये सब खूब देखते हैं, मज़े लेते हुए, है ना। तो शॉर्ट वीडियोस और ये जो पबजी गेम वगैरह को है, इसको थोड़े टाइम के लिए आप रख दो तकिए के नीचे। जब तकिए के नीचे रखोगे तो रात में क्या करेगा, वो आपको परेशान तो करेगा, किक तो कम मारेगा ही। तो किक मारेगा तो आपको करना क्या है, उससे बचे रहना है। तो इस पर डबल तकिए लगा दो, ट्रिपल तकिए लगा दो, या तो फिर उसको प्लास्टिक के पॉलीथीन में पैक करके कंप्लीटली सील करके रख दो, है ना। एंड जैसे बोर्ड एग्जाम फिनिश होंगे देन अगर आपका मन होगा तो फिर करना, अदरवाइज उसको कंप्लीटली पैक करके छोड़ ही दो। तो ये तो खैर हो गया फन की बात। तो फिलहाल पर ये सजेशन यही है कि आप जो भी शॉर्ट वीडियोस वगैरह देख रहे हो इनको आप इग्नोर मारो जब तक कि आपके बोर्ड एग्जाम ना हो जाए। तो नहीं तो फिर आपका थोड़ा सा रिजल्ट जो होगा वो थोड़ा प्रॉब्लम करने वाला है। सो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो मेरा पहले ही मीन्स ये मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूँ आपको कि जो इलेक्ट्रिक चैप्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें हम लोग इसको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, एंड कोशिश ये करेंगे कि हमारे पास जो एग्ज़ाम लेवल का है उतना ही पढ़ें, हम ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली बात तो ये कि हम इसमें हम जैसे ये लिख रहे हैं ज़्यादा, ज़्यादा मतलब मोर डेप्थ, है ना। तो मोर डेप्थ में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, मोर डेप्थ में हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम इसको अपने लेवल का ही उतना ही पढ़ेंगे जो हमारे पास बोर्ड एग्जाम के लेवल का है या एग्ज़ाम लेवल का है, ठीक है। तो ओनली हम एग्ज़ाम लेवल तक का ही डिस्कस करेंगे। तो ये ध्यान रखना है, ये प्योर आपके एग्ज़ाम लेवल का है, और जितना कोशिश करूँगा कि ये कम से कम टाइम में हो जाए और आप इसको अच्छे तरीके से बहुत शॉर्ट टाइम में देख करके, जैसे शॉर्ट वीडियोज़ देखने का आपका पूरा मन करता है उसी तरीके से इसको देख करके एंजॉय कर लो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इलेक्ट्रिक चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में देखो, हम यहाँ पर डायरेक्टली स्टार्ट करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमको पता होता है, डायरेक्टली हम समझेंगे कि हमें ये पता है कि जो चार्जेस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 2 काइंड के, ठीक है। तो 2 काइंड के चार्जेस होते हैं। ये हमारे पास एक तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और एक हमारे पास क्या हो जाता है, प्रोटॉन हो जाता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन हो गया, और एक नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाता है, प्रोटॉन। प्रोटॉन हमारा जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज का होता है, अच्छे तरीके से आपको पता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है ये निगेटिव चार्ज का होता है। तो आपको मानना ये है कि जैसे आपके पास जो दोस्त होते हैं, जो फ्रेंड्स वगैरह, आप मान सकते हो कोई भी टाइप का, अब उसमें हम ज़्यादा जेंडर बायस नहीं होकर के बात करेंगे, पर आप यहाँ पर डिस्कस चेक कर सकते हो कि आपके पास जैसे दोस्त हो गए, एक आपके पास निगेटिव टाइप का दोस्त हो गया और एक आपके पास पॉजिटिव टाइप का होगा। दोनों क्या करते हैं आपके लिए, आपके कैरेक्टरिस्टिक में, आपके मतलब बिहेवियर में, दोनों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। सेम तरीके से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। तो ये 2 टाइप के चार्ज हो गए, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। एक और पार्टिकल होता है, सब पार्टिकल होता है, जिसको हम न्यूट्रॉन बोलते हैं, और ये हमारे लिए क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो इसकी हम बात ही नहीं करेंगे, हमें बस केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करनी है। अब इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास होता है, इलेक्ट्रॉन पे देखेंगे इस पे चार्ज कितना होता है, तो ये हमारे पास -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है, ठीक है। और जो प्रोटॉन होता है इस पे प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज इस पर भी होता है। तो ये हमारे पास हो गया चार्ज। चार्जेस कितने टाइप के, 2 टाइप के, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया।
अब ये हमें पता था कि जब चार्जेस टू टाइप के हो गए तो हम ये देखेंगे कि चार्ज जो होते हैं दो लेवल में मतलब हमने ब्रेक किए, और उसके बाद चार्ज की मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग चार्ज दो तरीके से अपने आप को ट्रीट करते हैं, या तो वो फिर क्या हो, रेस्ट में हो जाए, तो रेस्ट में होंगे, और या तो फिर वो क्या हो जाए, मोशन में हो जाए। तो अब एक हमारे पास जो ये रेस्ट का कॉन्सेप्ट आता है, रेस्ट का मतलब हो गया कि स्टैटिक कंडीशन आ गई। अब जब स्टैटिक कंडीशन में होते हैं तो स्टैटिक कंडीशन में वो अपनी प्रॉपर्टीज अलग शो करते हैं, वो प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पर पढ़नी नहीं है, ये आप जाकर के नेक्स्ट ट्वेल्थ क्लास में आप पढ़ोगे जब ट्वेल्थ में होगे। एंड मोशन में जब हम आते हैं तो मोशन से ही बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी हमें यहाँ पर जनरेट करना है, वो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमें यहाँ से 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, कि चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो गया। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड प्रोटॉन पे +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज हो गया। ये दो चार्जेस जब होते हैं तो ये हमारे पास किसी भी बॉडी में जो चार्ज होता है टोटल, वो हमारे पास कितना होता है ये हमने देख लिया 2 टाइप का। अब टोटल चार्ज अगर हम किसी भी बॉडी में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, तो इस टोटल बॉडी में जो चार्ज हमारे पास किसी की भी बॉडी में होता है उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से, ठीक है। तो स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो प्लस माइनस एनी के तरीके से होता है। तो कोई भी बॉडी हम कंसीडर कर लें, अब कोई भी बॉडी इन द सेंस जैसे हमने मेटल ले लिया, नॉन मेटल से ले लिया, या मेटलॉइड से ले लिया, तो ये बेसिकली उनमें जो चार्ज होता है वो क्यू से या स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट होगा, और टोटल चार्ज कितना होता है, प्लस माइनस एनी होता है। प्लस माइनस एनी इन द सेंस कि एन यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ हो जाता है, और ई यहाँ पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ से ये भी आ गया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारे पास सबसे इलेक्ट्रॉन हो गया, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज कंसीडर करेंगे। इलेक्ट्रॉन का एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑलवेज होल नंबर में एग्जिस्ट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया, एक तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया, क्लियर, स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया। एंड दूसरा ये क्या होता है कि ऑलवेज ये होल नंबर में ही प्रेजेंट होगा, ये होल नंबर में होता है। इट मीन्स दैट कि ये कभी भी फ्रैक्शन वैल्यू में, ये फ्रैक्शन वैल्यू के साथ में, फ्रैक्शन वैल्यू या फिर डेसिमल वैल्यू में, फ्रैक्शन वैल्यू हो गई या फिर डेसिमल वैल्यू के साथ में ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। तो अब हमारे पास अब ये देख लिया, और प्लस माइनस का मतलब होगा कि पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो, एग्जैक्टली हम प्रीवियस टॉपिक में पढ़ के आए हैं। तो किसी भी बॉडी में चार्ज अगर क्यू प्लस माइनस एनी के तरीके से हो गया, तो अब हमारे पास ध्यान रखना है कि क्यू जो चार्ज होगा वो प्लस माइनस एनी के तरीके से आ गया। अब इस पॉइंट को हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं कि कहीं पर अगर मान लो चार्ज गिवन है, तो चार्ज गिवन हो गया, जैसे दे दिया कि वहाँ पर 2 कूलम चार्ज है, तो 2 कूलम चार्ज अगर दे दिया तो क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना है टू प्रोवाइड द 2 कूलम ऑफ चार्ज, तो हम ई कैलकुलेट करना, एन कैलकुलेट करना है, तो एन इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, क्यू बाई ई से, और इससे हम यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर। तो ये हमारे पास चार्ज आ गया। अब जब चार्ज हमने समझ लिया तो नेक्स्ट यहाँ पर टर्म आता है जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या था, अभी हमने बताया कि चार्ज 2 तरीके से अपने आप को ट्रीट करता है, एक जब वो रेस्ट में होगा स्टैटिक कंडीशन में, तो अपनी अलग प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम इंटर में पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। एंड यहाँ पर जब चार्ज को हम मोशन में लेकर के आते हैं तो हमारे पास एक टर्म आ जाता है इलेक्ट्रिक करंट का। अब चार्ज मोशन का मतलब ये हो गया कि जो हम यहाँ पर सिंपली अगर एक लैंग्वेज में इसकी बोलें तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो चार्ज होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो चार्ज होगा इसको हम यहाँ पर करंट बोलते हैं, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो चार्ज होगा इसका नाम यहाँ पर क्या होता है, करंट होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर क्यू चार्ज हो जाए और उसको हम टाइम के साथ फ्लो कराना स्टार्ट कर देंगे तो आई जो हमारे पास एक बन जाता है जिसका नाम हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिकली अगर डेफिनेशन हम सेट करना चाहें तो इलेक्ट्रिक करंट की रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास करंट हो जाता है। अब करंट आपके पास आई इक्वल टू क्यू बाई टी हो गया। क्यू की यूनिट आपको पता है कूलाम होती है, टी आपके पास सेकेंड हो गया, तो कूलाम पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है, वो आर इसी का नाम हम यहाँ पर बोलते हैं एम्पियर, ठीक है। और इसको हम कैपिटल ए से आपके क्वेश्चन में लिखा मिलेगा इस तरीके से। तो आप देख सकते हो एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा फार्मूला अगर हम यहाँ से चेक करना चाहें तो एक और हमने देख लिया
ठीक है। तो दूसरा फार्मूला अगर हम यहाँ पे देखो, अब आई इक्वस टू आपके पास कितना हो गया, क्यू बाई टी हो गया, और क्यू की वैल्यू अभी आपको पता है कितनी होती है, प्लस माइनस एनी होती है, एनी बाई टी आपके पास हो जाएगा। तो यहाँ से भी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक करंट आपको क्लियर हो गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू बाई टी होता है, क्यू की यूनिट कूलम हो गई, टाइम आपके पास सेकंड हो गया तो कूलम पर सेकंड हो गया, ये इसी की यूनिट, इसको हम दूसरा नाम देते हैं एम्पियर का। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। अब ये नेक्स्ट जैसे हम आते हैं, तो हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो देखो, जो हमारे पास बेसिकली अगर हम मटेरियल्स की बात करें, जो मटेरियल्स होते हैं इनको अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर समझें तो हम 3 लेवल में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं, एक हमारे पास सेमी कंडक्टर्स होते हैं, और एक हमारे पास क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। राइट। तो कंडक्टर्स मीन्स हो गया कि जिसमें से करंट जो हो जाए ईजिली फ्लो कर पाए, ईजिली फ्लो करे, और इसमें हमारे पास सेमी कंडक्टर्स में लेस अमाउंट में हो जाए, एंड इंसुलेटर्स में होते हैं इसमें कंप्लीटली जीरो हो जाए, या यूँ कह लें कंप्लीटली ब्लॉक हो जाए, तो जीरो हो जाए। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो कंडक्टर डिवाइसेस होती हैं, कंडक्टर मटेरियल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, कंडक्टर मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स इन विच इलेक्ट्रिक करंट पासेस इजीली। ठीक है, या इलेक्ट्रिक चार्जेस पासेस, सॉरी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी करंट आ गया, किसकी वजह से आया है, चार्ज की वजह से, तो हम कह सकते हैं कि चार्ज वहाँ से इजीली पास करे। सेमी कंडक्टर में थोड़े अमाउंट में पास करता है, और इंसुलेटर में हमारे पास मिनिमम हो जाता है, जीरो हो जाता है, कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, हमने यहाँ पर देखा कि सेमी कंडक्टर में थोड़े अमाउंट में, इंसुलेटर में जीरो, कंडक्टर में ज़्यादा जाता है, मैक्सिमम जाता है। तो हम कंडक्टर डिवाइस ही कोई ले लें, तो जैसे मान लो इस तरीके से हमने कोई एक कंडक्टर ले लिया, ये हमारे पास कोई एक कंडक्टर वायर ले लिया। ठीक है, ये हमारे पास कोई एक कंडक्टर वायर हो गया। अब ये अगर कंडक्टर वायर हो गया तो जैसे हमने यहाँ पर पॉइंट ले लिया, ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। तो हमें ये पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो आपको केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग पता है कि उसमें बहुत सारे इस तरीके से मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब मॉलिक्यूल्स अगर होंगे तो एक मॉलिक्यूल्स जो होगा उसमें एटम होते हैं। तो अगर हम एटम की बात कर लें, एटम में इस तरीके से न्यूक्लियस होता है और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रिवॉल्व कर रहे होते हैं। दैट मीन्स कि एवरी जो मटेरियल्स होता है वो कंस्टिट्यूएट होता है बाय द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। ठीक, तो इसी तरीके जैसे हमने ये वायर लिया तो इसमें भी बहुत सारे इस तरीके से इसके मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे, है ना। ये एटम्स बहुत सारे इस तरीके से भरे हुए होंगे। अब ये जो एटम्स हैं, अगर इन्हीं एटम्स में हम देखें तो हम कहते हैं कि कोई क्यू टाइप का चार्ज हम ले लें, यहाँ से हमें कोई क्यू चार्ज ले लें, ये क्यू चार्ज हो गया, और इसके अंदर से हम इसको फ्लो करवाना चाहते हैं, इसमें इस तरीके से यहाँ तक लाना चाहते हैं। तो ये जो क्यू चार्ज होगा इसमें जब इंटर करेगा तो इस क्यू चार्ज को यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स फील करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर क्या, आप देखो ये टाइटली पैक्ड है, तो इस क्यू चार्ज को इसमें इंटर करना है। इंटर करने के लिए उसे जगह बनानी पड़ेगी, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके अगेंस्ट में उसे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, क्यू चार्ज को। तो अगर ये क्यू चार्ज इन मॉलिक्यूल्स के अगेंस्ट में वर्क कर रहा है तो वर्क हमें पता है कितना होता है, तो वर्क को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डब्ल्यू हो गया। ठीक है, और अगर ये डब्ल्यू वर्क हो गया सॉरी, तो ये डब्ल्यू आपके पास वर्क हो गया। कौन कर रहा है, पर यूनिट चार्ज हमारा अपने आप को डिस्प्लेस करने में कर रहा है। दिस इज नोन एज द पोटेंशियल। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, पोटेंशियल वी के। वी इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाता है, डब्ल्यू बाई क्यू के। द वर्क डन कंप्लीटेड या डन बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू डिस्प्लेसिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो दिस वर्क डन इज नोन एज द पोटेंशियल के। ठीक है, अब वर्क डन की यूनिट आपको पता है कि जूल होती है, और चार्ज की यूनिट आपके पास कूलम हो गई, तो जूल पर कूलम इसकी यूनिट होती है, जिसका अनदर नाम हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, बोल्ट का। क्लियर, तो ये बोल्ट हो जाता है। अब बोल्ट अगर हमने देख लिया तो अभी जैसे हम मान लो फिर से कोई वायर ले लें, इस तरीके से कोई एक वायर ले लेते हैं। अब एक ये कोई वायर होगा, तो ये अगर ये कोई वायर हो गया, इसमें आपके पास क्या है कि 2 पॉइंट ले लें। अब लाइक जैसे हमने ए पॉइंट ले लिया और यहाँ पर बी पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पर भी एक पोटेंशियल होगा और यहाँ पर भी एक पोटेंशियल होगा। ये V2 मान लो, ये V1 मान लें, तो इन दोनों के बिटवीन का पोटेंशियल कितना है, तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, डेल्टा V। दिस इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली 2 पॉइंट्स के बिटवीन का आता है। ठीक है, और अगर सिंपली हम पूछेंगे तो पोटेंशियल हमारे पास V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया, तो V इक्वल्स टू आपके पास क्या हो गया, डब्ल्यू बाई क्यू के। और क्यू को आप फिर से जानते हो कि प्लस माइनस एनी लिख सकते हो, या क्यू को चाहो अभी आप इट लिख सकते हो। इतनी चीज़ें, ये फार्मूले आपके पास एक ही में सेट हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, इट हो जाती है। तो ये भी आप इजीली यहाँ पर सेट कर सकते हो। क्लियर,
अब देखो ये पोटेंशियल होगा, तो हमें ये पता है कि देखो अब एग्जैक्टली अभी हमने देखा था कि दो पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, चाहे ई प्लस ले लो या फिर पी से रिप्रेजेंट कर लो। तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हम देखेंगे तो एक पॉइंट जैसे हमने मान लो यहाँ पर ले लिया, ये हमारे पास कैसा हो गया, इसका नाम हमने ले लिया, ये है हायर पोटेंशियल। ठीक है, ये हायर पोटेंशियल हो गया। और एक दूसरा हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, लोअर पोटेंशियल हो जाए, लोअर पोटेंशियल। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है बेसिकली, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो होगा वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल फ्लो करता है, और जो प्रोटॉन होता है वो हमारे पास, जो प्रोटॉन होगा वो प्रोटॉन हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। ठीक, दूसरा ये पॉइंट क्लियर हुआ कि जो प्रोटॉन होता है वो हमारे पास हायर टू लोअर फ्लो करेगा, एंड इलेक्ट्रॉन जो होता है लोअर टू हायर फ्लो करता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये होता है कि जो प्रोटॉन होगा जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन फ्लो करता है उसी सेम डायरेक्शन में हमारे पास क्या होता है, करंट होता है, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, ये आपके पास हो गया सेम डायरेक्शन। एंड जिस साइड में इलेक्ट्रॉन हमारा फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास क्या होता है, करंट आई हो जाता है। ये ध्यान रखना है। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक बार फिर से रिप्रेजेंट मतलब रिकॉल कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि दो पॉइंट, जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस लेना है तो टू पॉइंट के बिटवीन का जो पोटेंशियल होगा दैट इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। एंड सिंपली अगर पोटेंशियल की बात करें तो इसका वैसे इसको और ज़्यादा लेवल में हम लोग क्लास हायर क्लासेस में इंटर वगैरह में पढ़ेंगे, पर अभी हम यहाँ पे नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे। तो जो चार्ज क्यू होगा वो अपने आप को एक पॉइंट से अनदर पॉइंट में विद इन द कंडक्टिंग मटेरियल जाना चाहेगा, तो जितना वर्क डन करेगा उसी को हम पोटेंशियल बोलते हैं। V=W/Q हो जाता है। क्लियर, जिसकी यूनिट जूल पर कूलम या फिर वोल्ट होती है। तो ये आपके पास हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर, तो अब यहाँ से नेक्स्ट आ जाता है ओम्स लॉ, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। अब ओम्स लॉ, यहाँ पर ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस, दो पॉइंट हमें समझने। तो अभी हमने देखा कि करंट आपके पास आई मिलता है और एक आपके पास पोटेंशियल वी मिलता है। तो ओम्स लॉ बेसिकली करता है क्या, ओम्स एक साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया, वी एंड आई के बिटवीन में रिलेशन स्टैब्लिश किया, दैट इज नोन एज द ओम्स लॉ। या फिर हम इसको सिंपली ये बोले कि नॉर्मल कंडीशन में, एट नॉर्मल कंडीशन, अगर नॉर्मल कंडीशन में रहेंगे तो यहाँ पर हमारे पास V जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द करंट I के। अब या फिर हम इसको ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द वोल्टेज अप्लाइड इन अ सर्किट और इन अ कंडक्टिंग मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग के, या करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल अप्लाइड के। जिस भी तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर लो। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को रिमूव कर ले तो एक कांस्टेंट यहाँ पर यूज कर लेंगे, दैट इज आपके पास हो जाएगा एक रेजिस्टर आर टाइप का। और ये आर यहाँ पर क्या होता है, इसका नाम हमने ले लिया कांस्टेंट का, और इसी कांस्टेंट का नाम हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है इसको भी थोड़ा समझेंगे। ये आपके पास क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस हो जाता है। तो यहाँ से आपके पास आर की वैल्यू अगर आप चेक करना चाहो तो आर इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा, V/I के। V अभी हमने देखा था वोल्ट होता है यूनिट इसकी। ठीक है, और आपके पास एम्पियर हो गया, तो वोल्ट पर एम्पियर होता है, या इसी का ओम्स ने डेवलप किया था, तो इसीलिए इसकी यूनिट हमारे पास क्या हो जाती, ओम हो जाती है, जिसका सिंबल सर्किट ये हमारे पास इस तरीके से होगा। क्लियर, तो ये आपके पास ओम हो जाता है। अब अगर रेजिस्टेंस आर को हम समझना चाहें तो आर रेजिस्टेंस भी इसी तरीके से समझ लें। लाइक जैसे ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर एक हमने कंडक्टर ले लिया, ये मान लो कंडक्टिंग वायर होगा, इसको हम यहाँ पर ये ए ले लेते हैं, और ये हमने यहाँ पर पॉइंट बी ले लिया। अब इसमें भी आपको सेम तरीके से कॉन्सेप्ट को समझना है। लाइक देखो यहाँ पर भी इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल सब इस तरीके से अरेंज्ड होंगे, एंड सॉलिड मटेरियल है या सॉलिड है तो इसमें टाइटली पैक्ड होंगे, यू नो व्हाट, वेरी है ना, केमिस्ट्री में आपको अच्छे तरीके से पता है। अब इसमें जैसे हम कोई भी एक इलेक्ट्रॉन, मान लो इस तरीके से कोई चार्ज यहाँ पर जा रहा है, चार्ज क्यों जा रहा है, अब या तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है या तो प्रोटॉन हो सकता है। क्लियर, तो अब ये चार्ज इसमें जा रहा है, आपको पता है, अभी आपको क्लियर पता है कि जब अगर चार्ज क्यू जाएगा तो क्यू इसके अंदर जब इंटर कर रहा होगा तो ये मॉलिक्यूल्स के अगेंस्ट में वर्क करेगा। ये जो वर्क होगा W/Q टाइप का पर यूनिट चार्ज पे, तो हमारे पास पोटेंशियल हो जाता है। सेम तरीके से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये यहाँ पर क्या करते हैं, रिपेल करेंगे, ये एक रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, या यहाँ पर हम यूँ कह लें कि ये रेजिस्ट करेंगे इस चार्ज क्यू को अपोज करने के लिए, क्यों चार्ज क्यू को होल्ड करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे कि आप इसमें से इंटर ना करो। तो ये जो यहाँ पर रेजिस्टेंस प्रोवाइड हुआ रहा है या रिपल्सन मिल रहा है, दैट इज नोन एज द रेजिस्टेंस के, और इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, तो आर यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस हो जाता है, और आर रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है ऑफ द मटेरियल्स, या यूँ कह लो कि एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी
कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी फॉर द मटेरियल्स के लिए। क्लियर? तो ये मटेरियल्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो ये आपके पास रेजिस्टेंस आर भी क्लियर हो गया। अब इसका मतलब ये हो गया कि रेजिस्टेंस रेजिस्ट कर रहा है चार्ज को अंदर आने के लिए, मतलब रोक रहा है, होल्ड कर रहा है। तो आपको पता है कि मटेरियल्स हम लोगों के पास कितने होते हैं, 3। एक तो आपके पास कंडक्टर होता है ना, और एक आपके पास सेमी कंडक्टर होता है, और एक नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, इंसुलेटर होता है, राइट। अब देखो, अभी कंडक्टर जैसे आ गया तो कंडक्टर में चार्ज जो है, करंट जो है इजीली पास कर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो रेजिस्ट कर रहा होगा, जो रेजिस्टेंस होगा, वो आर हमारे पास क्या होगा, कम होगा, बहुत मिनिमम होगा, ये मिनिमम होगा। तभी तो करंट को कोई रोक नहीं रहा है, करंट नहीं रोक रहा है मतलब चार्ज को कोई नहीं रोक पा रहा है। सेमी कंडक्टर में यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होता है वो थोड़ा सा ग्रेटर होगा, मच ग्रेटर होगा, तो मच ग्रेटर होगा। अब ये जब मच ग्रेटर होता है तो इसका मतलब है कि ये करंट को क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, तो कम अमाउंट में करंट पास करता है। एंड इंसुलेटर जो होते हैं इसमें रेजिस्टेंस जो होता है वेरी हाई होता है, ये हाई होता है सॉरी अभी वेरी हाई होता है। तो ये जो इसमें रेजिस्टेंस जो होगा वो आपके पास इंसुलेटर में वेरी हाई होता है। तो अब वेरी हाई का मीन्स हो गया कि यहाँ पर जो चार्ज जा रहा होगा, दैट मीन्स कि जो करंट जा रहा होगा उसको कंप्लीटली ये क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ पर आपके पास करंट जो हो जाता है वो नियरली जीरो हो जाता है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर? तो ओम्स लॉ हमने समझ लिया। ओम्स लॉ क्या होता है, एट नॉर्मल कंडीशंस अप्लाइड पोटेंशियल जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट फ्लोइंग के, या करंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल अप्लाइड के। एंड इसको एक जगह पे कांस्टेंट यूज कर लेंगे जिसको हम रेजिस्टेंस आर बोलते हैं। क्लियर? एंड आर की यूनिट हमारे पास क्या हो जाती है, ओम हो जाता है, राइट। तो ये आपके पास हो गया अब हम यहाँ पर समझेंगे वी आई कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक समझने ठीक है, समझ लेते हैं। ओके, सो बी आई कैरेक्टरिस्टिक समझने से पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी डिपेंडेंस जरा समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट हम यहाँ पर समझने वाले, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस आर। अब आर देखो किस पर डिपेंड करता है, तो ये अभी मैंने बोला कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल होती है। तो इसमें मतलब होगा कि आर जो होता है वो हमारे पास क्या होगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टू द लेंथ के। अगर मान लो हम एल लेंथ का एक वायर ले लें, ये वायर हो गया, ये वायर, और इसकी लेंथ हमने यहाँ पर क्या ले ली, एल। तो ये जो आर रेजिस्टेंस होगा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। एंड नंबर 2, आर रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है टू द स्क्वायर ऑफ के, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा इसके डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आर जो होता है वो हमारे पास मटेरियल प्रॉपर्टी होती है, तो उसके मटेरियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो ये मटेरियल हो गया। अब इसको हम यहाँ पर मटेरियल प्रॉपर्टी बोलते हैं, ये मटेरियल प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, इसी को हम यहाँ पर आगे जाकर के क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका नाम हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये हो गया स्पेसिफिक, ये आपके पास हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसी को हम यहाँ पर बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्लियर? ये भी हम समझ लेंगे, रेजिस्टिविटी ये रेजिस्टिविटी हो जाती। तो अभी हमने देखा यहाँ पर कि जो रेजिस्टेंस आर होता है वो हमारे पास किस पर डिपेंड करता है, तो एक तो रेजिस्टेंस हो गया कि ये लेंथ पे डिपेंड करेगा। अब आपको पता है कि देखो, जैसे अगर हम छोटा वायर ले लें, अगर मान लो छोटा वायर ले लिया, तो इतने में ही जो मॉलिक्यूल्स होंगे इतने में इसको डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो जो चार्ज क्यू इसमें एंटर करेगा वो इतनी डिस्टेंस पे जाकर के यहीं में ही रिपल्सन फेस करेगा। लेकिन अगर इसको हम और इंक्रीज कर दें तो जितना ज़्यादा इंक्रीज करते जाएंगे रिपल्सिव फोर्स हमारा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हर एक जगह पे मॉलिक्यूल्स उसको टक्कर देंगे, कोलाइड करेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्या होता है कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब वायर हमारा कितना पतला या कितना मोटा होता चला जा रहा है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो आप समझ सकते हो कि लेंथ अगर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब वायर जितना पतला होगा उतना ही ज़्यादा हमारा रेजिस्टेंस होगा, वायर जितना कम मतलब मोटा होगा उतना ही हमारे पास रेजिस्टेंस कम होता है। रीज़न इसका क्या है, देखो जैसे हमने यहाँ पर क्रॉस सेक्शन ये ले लिया इतना, और एक क्रॉस सेक्शन हमने इतना ले लिया। अब आपको पता है इतने में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो हो सकता है थोड़ा गैप बना करके सेट हों, लेकिन इतने में मॉलिक्यूल जो होंगे वो कंप्लीटली पैक्ड होंगे। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आपके पास ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। क्लियर? तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। एंड मटेरियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब मटेरियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया कि जैसे हमारे पास मटेरियल हो गया, अब मटेरियल आपको पता है कि जैसे यहाँ पर हम बात कर लें मटेरियल्स हो गए। अब मटेरियल्स में हम जाएंगे तो लाइक जैसे हमने यहाँ पर मेटल्स ले लिए। अब मेटल्स में क्या होता है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं। ठीक है, उसमें आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसके बेस पर वहाँ पर वर्क उसे कम करना पड़ेगा।
एक तो ऑलरेडी चार्ज बाहर से आ रहा है, कुछ उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स और मिल गए तो ज़्यादा अमाउंट का चार्ज वहाँ पास करने लगेगा। इसका मतलब उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी अलग होती है। प्लास्टिक अगर हम ले लें, नॉन मेटल से ले लें, अब नॉन मेटल में प्लास्टिक हो गया, उसकी रेजिस्टिविटी बहुत मिनिमम होती है। तो रेजिस्टिविटी जितने कम होगी उतने ज़्यादा रेजिस्टेंस उसका होता चला जाएगा। तो ये अब आप देख सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा इन सबको अगर कंप्यूट करेंगे तो R इक्वस टू हमारे पास क्या हो जाता है, रो एल बाई ए के। ये ध्यान रखना है। ए को हम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर के। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाता है, ये आ गया कि रेजिस्टेंस जो होता है डिपेंड किस पर करेगा, तो लेंथ पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे डिपेंड करता है और उसके एरिया पे भी डिपेंड करता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है या फिर रेडियस में भी चले जाएंगे। क्रॉस सेक्शन एरिया है, सर्कुलर होता है वायर का, तो आर स्क्वायर हम ले लेंगे। अब यहाँ से अगर हम रो की वैल्यू निकालना चाहें तो रो की वैल्यू अगर चेकआउट करना चाहेंगे तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो आर ए बाई आपके पास क्या हो जाता है, एल हो जाता है। और रो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, ये मटेरियल प्रॉपर्टी होगी जिसका नाम हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी की। इसकी यूनिट अगर देखें तो आर देखो हमारे पास क्या होता है, आर की यूनिट ओम हो गई, एरिया की यूनिट हमारे पास मीटर स्क्वायर हो गई, एंड एल लेंथ के लिए हमारे पास मीटर हो गया। तो एक मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो जो आपके पास रेजिस्टिविटी आती है उसकी जो यूनिट हो जाती है उसके क्या हो जाता है, ओम मीटर हो जाता है। क्लियर। तो ये आपके पास हो गया यहाँ पर रेजिस्टेंस का। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर होता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारे पास टेम्परेचर के भी डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। टेम्परेचर मतलब होगा कि कंडीशन, तो हम टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो जब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है तो यहाँ पर एक पॉइंट ये हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, वैसे प्रूव नहीं है, ये हायर क्लासेस का है। R इक्वस टू आर जीरो वन प्लस अल्फा डेल्टा टी के। तो यहाँ से एक ये फार्मूला मिलता है, इस फार्मूले को ध्यान रखना है कि ये टेम्परेचर के भी डिपेंड करता है। यहाँ पर आर जीरो क्या है, ये हमने इनिशियल वाला मान लो कंसीडर कर लिया, ये आपके पास इनिशियल हो गया, राइट। और यहाँ पर वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, अल्फा यहाँ पर क्या है, ये मटेरियल प्रॉपर्टी होती है जो उसमें एक्सपेंशन दिखाता है, तो ये एक्सपेंशन हो गया मटेरियल में। और टी डेल्टा टी मतलब हो गया टेम्परेचर में डिफरेंस। क्लियर। तो ये आपके पास क्या हो जाता है, टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब होगा कि टू स्पेसिफिक पॉइंट होंगे उनके बिटवीन का टेम्परेचर। तो आपको ये पता है कि जो टेम्परेचर बढ़ेगा, अब जैसे मान लो डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो डिफरेंस बढ़ेगा, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू हमारे पास बढ़ती जाएगी। तो आर जीरो के साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करता जाएगा, तो इसका मतलब आर जो फाइनल होगा वो भी इंक्रीज करता जाएगा। तो टेम्परेचर के साथ में भी रेजिस्टेंस बढ़ता है, इस फार्मूले को जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर आ जाए कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, फिर हम यहाँ पर एक टर्म आता है वी आई का, ठीक है। तो वी आई ग्राफ हम समझने जा रहे हैं ये। अब वी आई कैरेक्टरिस्टिक या वी आई ग्राफ हम इसको बोलते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि आर जो होता है वो आपके पास क्या होता है, आर जीरो वन प्लस अल्फा डेल्टा टी पे होता है। दैट मीन्स कि आइडियल कंडीशन अगर हम छोड़ दें और टेम्परेचर में हम चेंज करना स्टार्ट कर दें तो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होने की वजह से रेजिस्टेंस भी हमारा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और आर की वैल्यू भी हम लोगों ने देखी, ये क्या होती है, रो एल बाई ए भी होती, इसकी भी डिपेंडेंस हम लोगों ने देख ली। अब वी आई कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलता है, इसके अकॉर्डिंग कि अगर हम जैसे हमें कोई ग्राफ बनाते हैं इस तरीके से, ये करंट यहाँ पर आई रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर वोल्टेज मान लो ये वी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये करंट आई हो गया। तो इनिशियली क्या होता है कि इन दोनों का, अब हमें पता है कि वी और आई का जो रेशियो होता है वो आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट होना चाहिए, ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, आर के। क्लियर। लेकिन ये सब हमारे पास कब होता है, नॉर्मल कंडीशंस पे, ये नॉर्मल कंडीशंस पे होता है। तो जब नॉर्मल कंडीशंस में होगा तो इस केस में हमारे पास क्या होता है कि वी और आई का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, मतलब एक रेजिस्टेंस आर मिलता रहेगा। तो कांस्टेंट जब होता है कोई भी चीज़ तो हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होने का मतलब कि उन दोनों के बिटवीन का हमारे पास ग्राफ क्या होगा, वो लीनियर होगा, ठीक है। तो जैसे हम ये ओ टू ए पॉइंट ले लें और यहाँ तक ये क्या रहेगा, लीनियर रहेगा। तो हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि v जो होता है वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जितना v बढ़ेगा उतना i बढ़ेगा, या जितना i बढ़ेगा उतना v बढ़ता जाएगा। मतलब क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारे पास कांस्टेंट है। तो नॉर्मल कंडीशन में तो ये होता है, पर अभी देखो इस फार्मूले को हम लोगों ने यहाँ पर सीखा कि r इक्वस टू आर जीरो वन प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है। तो ये वन प्लस अल्फा डेल्टा टी हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, हम यूज करते चले जा रहे हैं, सर्किट को यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, टाइम बढ़ा, टाइम के साथ में टेम्परेचर में भी चेंज आने लगा, क्योंकि आपको पता है ना कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे इसके बिटवीन में यहाँ पर जो चार्ज इंटर कर रहा है, लगातार यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, कोलिजन होने की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये इंक्रीज करेगी तो ये ओवरऑल वैल्यू हमारे पास इंक्रीज करती चली जाएगी, तो रेजिस्टेंस आर भी बढ़ता चला जाएगा। दैट मीन्स कि आर रेजिस्टेंस जो होता है वो इंक्रीज करेगा व्हेन टेम्परेचर भी आपके पास क्या हो जाए, जब टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है।
तो एक कंडीशन तक तो हम ये देखते हैं कि यहाँ तक तो हमारे पास ये अगर हम इसको समझें तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कि O to A यहाँ तक तो ये लीनियरली सफ़र कर रहा है और लीनियरली ये यहाँ तक कनेक्ट रहेगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा टाइम और हो गया तो ये सडनली क्या करता है कि इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो सडनली पहले फॉल करेगा और उसके बाद सडनली फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, हाई हो जाता है। क्लियर? तो हम ये आप देखे होंगे इनिशियली कंडीशन में कि जैसे आप बैटरी यूज़ करते हो, तो बैटरी आप यूज़ करते हो तो ना थोड़ी देर के लिए तो आराम से करंट देती रहती है, हमारा आउटपुट मिलता रहता है, फिर उसके बाद सडनली शट डाउन हो जाती है। ठीक है, तो सडनली शट डाउन होने का मतलब हो गया कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस था वो टाइम के साथ फॉर द टाइम बीइंग टेम्परेचर उसका इंक्रीज होता रहा, रेजिस्टेंस उसका इंक्रीज होता रहा। तो वो पहले तो लीनियरली कनेक्ट थे, धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन उसके बाद एक टाइम ऐसा है कि पहले सडन फॉल हुआ और उसके बाद सडनली वो रैपिडली इतनी तेजी से हाई हो गया रेजिस्टेंस कि बैटरी को हमारे शट डाउन कर देता है। क्लियर? तो ये हमारे पास वी आई कैरेक्टरिस्टिक होती है। वी आई कैरेक्टरिस्टिक का मतलब हो गया कि वी आई ग्राफ से हमें ये बताना है कि रेजिस्टेंस होता है उसकी उसका डिपेंडेंस कैसी होती है। तो हम वी आई ग्राफ के अकॉर्डिंग ये बताएंगे कि एट नॉर्मल कंडीशन वी एंड आई का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट होना चाहिए, तो लीनियरली वो O to A तक लीनियरली फ्लो करेगा। एंड देन आफ्टर O to A वो क्या करता है, टाइम के साथ में उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा टेम्परेचर इंक्रीमेंट की वजह से, और रेजिस्टेंस बहुत हाई होने की वजह से बैटरी हमारी शट डाउन हो जाती है। क्लियर? तो ये हमें यहाँ पर इतना पॉइंट ध्यान रखना था वी आई कैरेक्टरिस्टिक का। अब ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, तो अब हमारे पास एक लास्ट है, यहाँ पर समझ लेते हैं कि देखो V इक्वल्स टू हमने पोटेंशियल पढ़ा, ये W/Q होता है। Q को अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये प्लस माइनस NU होता है, और या फिर Q को चाहे तो हम इट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी यूनिट हमारे पास क्या होती है, वोल्ट होती है, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद में रेजिस्टेंस भी पढ़ा, तो V इक्वल्स टू आपके पास IR होता है, यहाँ से ये पढ़ लिया। एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस भी हम लोगों ने देखा, तो टेम्परेचर डिपेंडेंस R इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, यहाँ पर ये हो जाता है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंस देख लिया और वी आई ग्राफ भी देख लिया। ये सारी चीज़ें होने के बाद अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस था अब वो पर्टिकुलरली मटेरियल टू मटेरियल मिलेगा ही। तो मान लो कि जैसे अब रेजिस्टेंस है, अब रेजिस्टेंस का अगर हम सर्किट यहाँ पर देखें तो रेजिस्टेंस का जो सर्किट होता है वो इस तरीके से होगा। ठीक है, और जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल इसका सर्किट हमारे पास कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये होता है, इसको हम बैटरी भी बोलते हैं, इसको बैटरी भी बोलेंगे। तो अब हमारे पास क्या हो गया कि मान लो नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज अगर हम यूज कर लें तो फिर क्या होता है उनका टोटल या रिजल्टेंट का रेजिस्टेंस कितना होगा। अब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब होगा कि जैसे अब आपके घर में है तो बहुत सारी एलईडीज लगी होंगी, बल्ब, जैसे बल्ब हो गया, टीवी हो गया, फ्रीज हो गया, कूलर हो गया, तो टीवी है, बल्ब है, ये सबके अपने खुद के तो रेजिस्टेंस होते हैं ना, इनके रेजिस्टेंस हो गए। तो अब जैसे एक घर में मान लो 10 बल्ब लगे हैं या 10 एसी चल रही है, एक एसी चल रही, तो इन सबका ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हुआ, जितना ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा बेटा ना उतना ही तो वहाँ पर करंट आपके पास यूज करेगा वो, उतना ही तो आपके मीटर की रीडिंग आएगी, है ना। तो ये आपके पास ध्यान रखना। तो वही सेम आपके पास जैसे आप नॉर्मल तरीके से मान लो कि आपके पास अब मान लो जैसे एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, अब मान लो आप एक पार्टी दे रहे हो, अब पार्टी में आपके पास जितने नंबर ऑफ फ्रेंड्स होंगे, नंबर ऑफ जितने फ्रेंड्स होंगे, अब जितने नंबर ऑफ फ्रेंड्स होंगे उतना ही तो आपके पास बजट जाने वाला है, उतना ही तो आपके पास खर्चे बढ़ेंगे। ठीक है सॉरी। और ये फ्रेंड्स को हम क्या समझ सकते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस समझ सकते हैं, तो ये रजिस्टर कर रहे होंगे। क्लियर? तो वही सेम तरीके से यहाँ पर भी हमें समझना है कि जो इनके रेजिस्टेंस होते हैं उनके कम्बिनेशन क्या होते हैं। तो कम्बिनेशन का मतलब होगा कि रेजिस्टेंस, ओवरऑल रेजिस्टेंस अगर हम सर्किट में फाइंड करेंगे तो कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारे पास 2 टाइप का होता है। एक हमारे पास कैसा हो जाए, सीरीज कम्बिनेशन का, और एक हमारे पास कैसा होता है, पैरेलल कम्बिनेशन का। तो यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है कि अभी ये देखेंगे कि जैसे सीरीज में बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं या पैरेलल कम्बिनेशन में लगे हुए हैं, तो हमारे पास रेजिस्टेंस जो होते हैं वो टोटल उनका कितना बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अगर सेवरल रेजिस्टेंसेज हैं तो उनको हम सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन में कनेक्ट कर सकते हैं, या तो सीरीज में कनेक्ट करें या तो पैरेलल में। अब कौन सा बेस्ट होगा वो अभी हम यहाँ पर फार्मूले के अकॉर्डिंग समझेंगे। तो सीरीज कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग होता क्या है कि जैसे हम 2-3 रेजिस्टेंस ले लें, मान लो इस तरीके से हमने 2-3 रेजिस्टेंस ले लिया, 3 से 4 रेजिस्टेंस ले लो, जितने भी आपकी मर्जी, ये रेजिस्टेंस ले लिया और इसको हमने यहाँ पर एक पोटेंशियल बैटरी के साथ में इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। तो अब ये देखो आपके पास एक यहाँ पर हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो अब इस पूरे सर्किट में अब बैटरी मान लो आपके पास एक ही लगाई है, इस एक बैटरी में 3 बल्ब आप ये जला रहे हो, है ना। तो 3 बल्ब कितना कितना यूज करेंगे ये अब हमें देखना है यहाँ पर। तो इनका मान लो रेजिस्टेंस R1 हो गया, इनका रेजिस्टेंस R2 हो गया और इनका रेजिस्टेंस आपके पास R3 हो गया। जैसे आप मान लो नॉर्मली कोई पार्टी आप अरेंज कर रहे हो, पार्टी में आपने कहा आप पैसे नहीं बता रहे हो लेकिन अपने दोस्तों से कह रहे हो कि आप जितना खाना खाना चाहो खा लो, हम पैसे दे देंगे। तो आपको ये पता है कि बजट आपका कितना है, तो आप इंडिविजुअल जो पर्सन होगा, जो इंडिविजुअल आपका दोस्त होगा,
वो उतना ही तो खाना खाएगा जितनी उसकी कैपेसिटी है। तो जैसे ये रेजिस्टेंस था, इसका R1 कैपेसिटी, इसकी R2 हो गई, इसकी R3 हो गई। तो टोटल अब आपके पास पैसा कितना आ गया, तो आपको पता है कि जो टोटल पैसा जाएगा वो सब क्या होगा, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली भी R1 प्लस R2 और प्लस में ये आपके पास R3, ये टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा ये R के। क्लियर। तो आपके पास टोटल बजट इस तरीके से आ जाता है। अब ये कैसे पॉसिबल है ये भी हम समझेंगे, है ना। एंड नेक्स्ट यहाँ पर सॉरी, पैरेलल का आ जाए तो पैरेलल में क्या होता है कि हम यहाँ से जैसे 2-3 रेजिस्टेंस इस तरीके से कुछ हम पैरेलल में कंबाइन कर लें। तो मान लो यहाँ पर हमने ये कुछ 2-3 रेजिस्टेंसेस को ऐसे पैरेलल में कनेक्ट कर लिया, ये ठीक। अब पैरेलल में कनेक्ट कर लिए, एक बैटरी के साथ हमने यहाँ से फिर से कनेक्ट कर दिया, ये होगी बैटरी। अब ये फिर से रेजिस्टेंस इसका R1 हो गया, इसका R2 हो गया और ये आपके पास R3 हो गया। तो यहाँ पर टोटल, अब देखो इस केस में क्या होता है, यहाँ से जो वोल्टेज बैटरी थी ये करंट आपको देगी। करंट यहाँ पर जा करके देखो एक स्प्लिट कर गया, 3 ब्रांचेज हो गए तो तीनों जगह। जैसे अब आपको पता है कि जैसे मान लो एक नहर हो जाए इस तरीके से, ये नहर हो गई। अब इसमें से पानी ऐसे फ्लो कर रहा है। अब आपने यहाँ पर एक कट ये लगा दिया, एक कट यहाँ पर ये लगा दिया और एक कट यहाँ पर लगा दिया, तो पानी तीनों कट से निकलेगा ना, तीनों कट से निकलेगा। तो सेम तरीके से यहाँ पर भी एक करंट यहाँ पर जा रहा है, ये करंट जाकर के 3 ब्रांचेज मिल गई तो तीनों जगह फ्लो कर जाएगा। तो यहाँ पर मान लो I1 चला गया, यहाँ पर I2 चला गया और यहाँ पर I3 चला गया। क्लियर। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे रिजल्टेंट कितना होता है। तो हम डायरेक्टली पहले क्या करते हैं, सीरीज वाला समझ लेते हैं। तो जब सीरीज वाला समझेंगे तो सीरीज में आपके पास पता है कि 3 रेजिस्टेंस जैसे हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिए कुछ इस तरीके से, ये आपके पास रेजिस्टेंस हो गए, ये हमने देख लिया। यहाँ पर डेरिवेशन नहीं आता है, आपको डेरिवेशन से बिल्कुल नहीं परेशान होना है, डेरिवेशन नहीं आएगा, पर इसका आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा तो वो देखेंगे हम। तो मान लो V बैटरी यहाँ लगा, अब इसमें देखो करंट एक ही, तो करंट यहाँ पर आ ही जाएगा, करंट यहाँ जाएगा, सब में एक ही ब्रांच तो एक ही में होता चला जाएगा। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और यहाँ पर R3 होगा। अब देखो ये करंट एक जा रहा है, यहाँ वोल्टेज एक बैटरी लगी तो ये रेजिस्टेंस के साथ आएगा तो इसका वोल्टेज V1 बना देगा, इसमें वोल्टेज V2 बना देगा, यहाँ पे वोल्टेज V3 बना देगा। तो टोटल वोल्टेज आपने कितना अप्लाई किया था V का, तो V को आपके पास कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। यही तो करते हैं भाई। देखो यहाँ V था, V आपने अप्लाई किया, करंट आई जा रहा है, ये करंट यहाँ पर गया रेजिस्टेंस के साथ, R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस, R3 रेजिस्टेंस। अब यहाँ R रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है और ये रेजिस्टेंस जब गया तो इसके साथ में इसका वोल्टेज बना दिया, इसका वोल्टेज बना, इसका, तो करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, करंट सेम होना चाहिए, तो करंट सेम कर लेंगे या वोल्टेज मतलब सेम कर लेंगे। तो टोटल बैटरी V लगाई, वो 3 जगहों में ब्रेक हो गई। अब इनकी जगह पे अब टोटल ये है तो हम इसको टोटल चाहे V = IR ये टोटल लिख सकते हैं, और इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं सॉरी ये लिख सकते हैं IR1 और प्लस ये हो जाएगा IR2 और ये आपके पास कितना हो जाएगा, IR3 हो जाएगा। क्लियर। तो अब यहाँ से अगर हम देखें ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम समझेंगे तो यहाँ से देखो I को हम कॉमन लेकर के कट कर लें तो I यहाँ से कॉमन होकर के एक कैंसिल आउट हो गई, तो आपके पास रेजिस्टेंस R जो हो गया वो आपके पास R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। अब आप देख सकते हो कि अगर सीरीज में कम्बिनेशन आप करोगे तो वहाँ पर रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली ऐड होता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस जो हो जाएगा बहुत हाई होना स्टार्ट हो जाता है। एक तो हाई होगा, दूसरा इसका ड्रॉबैक क्या होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि रेजिस्टेंस बहुत हाई हो गया, वेरी हाई हो गया, हाई हो गया, ठीक। और दूसरा यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमारे पास बजट होगा इसका, अब बजट मतलब हो गया कि यहाँ पे देखो दूसरी प्रॉब्लम ये कि अगर हम इस सर्किट में जाएं तो इसका एक ड्रॉबैक होता है। एक अगर इसका हम ड्रॉबैक ले लें तो ड्रॉबैक क्या हुआ कि देखो जैसे अगर घर में आपने ये सीरीज कॉम्बिनेशन बना दिया, एक ही मीटर से या एक ही मतलब सर्किट से सबको ज्वाइन कर दिया, तो मान लो गलती से अगर कोई फॉल्ट हुई और यहाँ पे ब्लॉक हुआ, यहाँ पे बस्ट कर गया, यहाँ पे जल गया सर्किट, तो ये पूरे सर्किट को उड़ा देगा। तो इसलिए हमारे पास इसमें सीरीज में क्या होता है कि ड्रॉबैक इसका ये होता है कि अगर एक भी सर्किट जला तो ये पूरे सर्किट को निपटा देता है, फिनिश कर देगा। तो इसलिए इस सर्किट को हमें यहाँ पर नहीं यूज़ करना चाहिए, घरों में अवॉइड करना चाहिए इस सर्किट को यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए फॉर होम पर्पस, होम कनेक्शन, ठीक है। और एक लास्ट अभी यहाँ पर हम समझेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन भी समझ लेते हैं। तो पैरेलल में हमने देखा कि यहाँ पर इस तरीके से हमने जैसे कंसीडर कर लिया, ये हमारे पास कोई रेजिस्टेंसेस हो गए इस तरीके से, और इनको हमने एक सिंगल आर्म से इस तरीके कनेक्ट कर दिया। मान लो ये बैटरी फिर से हमने अप्लाई कर दी, अब बैटरी भी अप्लाइड है, करंट यहाँ पर गया। अब देखो करंट यहाँ पर 3 ब्रांचेज में ब्रेक होगा, तो यहाँ पर आपके पास I1 मान लो, यहाँ पर I2 मान लें और यहाँ पर हम I3 कंसीडर कर लें। ये आपके पास रेजिस्टेंस R1 हो गया, ये R2 हो गया और यहाँ पर R3 हो गया। फिर से ये करंट आकर के यहाँ पर मिल जाएगा और फिर से यहाँ पर करंट आई मिलते रहेगा। अब आप देख सकते हो बैटरी सेम है लेकिन रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, करंट सब में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, करंट चेंज हुआ है तो करंट को हम ले लेंगे कि ये I1
प्लस I2 प्लस I3 में ब्रेक हुआ है। अब आपको पता है I इक्वल टू V/R होता है, तो पूरे रेजिस्टेंस के लिए V/R हो गया, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, V वोल्टेज सेम रहेगा V/R1 प्लस ये हो जाएगा V/R2, और प्लस में ये आपके पास कितना हो जाएगा V/R3। अब V अगर कॉमन लेकर के हम कैंसिल आउट कर लें तो आपके पास रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 और प्लस 1/R2 हो जाएगा, और प्लस में 1/R3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर रेसिप्रोकल के साथ आ रहा है, तो रेसिप्रोकल के साथ आता है, इसका मतलब ये क्या करता है कि रेजिस्टेंस को मिनिमाइज कर देता है, कम कर देगा। तो ये अगर कम कर दिया, एक तो ये तो इसका बेस्ट है हमारे लिए कि हमारे पास बजट जो होगा कम हो जाएगा। जैसे दोस्तों के साथ आप खाना खाते हो, सारे दोस्त कम कम खाना चालू कर दें तो आपका बजट कम आएगा। ज़्यादा खाना खाएंगे सीरीज़ के तरीके से तो आपके पास बजट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब रेजिस्टेंस में ये जब पैरेलल में हम ऐड करते हैं तो पैरेलल में बढ़िया इसका बेनिफिट क्या होता है कि देखो अगर एक आर्म इसकी बर्स्ट करी तो एक ही आर्म जलेगी, रेस्ट ऑफ जो साइड्स होती हैं वो हमारे लिए सेफ हो जाती हैं। तो ये हमारे लिए होम पर्पज़ के लिए, होम कनेक्शन के लिए सॉरी, तो ये हमारे पास क्या होता है, होम कनेक्शन के लिए सबसे बेस्ट है। होम कनेक्शन के लिए इसको हमें यूज़ करना चाहिए। क्लियर? तो ये आपके पास हो गए। अब ये हमारे पास थे टॉपिक, हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया है। क्लियर? तो ये पूरा अच्छे तरीके से हमने कोशिश करी है आपको एक्सप्लेन करने की। आई होप सो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड किए होंगे, समझे होंगे। आप इसको क्या करना, पूरी वीडियो को जब भी टाइम मिल जाए तो आप चाहो तो, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप इसको रिकॉल करना चाहते हो, रिवाइज करना चाहते हो, तो स्पीडअप करके भी देख सकते हो। तो जल्दी से आप इसको स्पीडअप करके देख लेना। आपके सारे कॉन्सेप्ट एक सिंगल वीडियो में हमने यहाँ पर कवर करने की पूरी कोशिश करी है, जो 20 से 30 मिनट में आपकी कवर कर दिया है मैंने, ठीक है। तो आप क्या करो, इस चैनल मेरे चैनल को पहली बार तो सब्सक्राइब कर लो, और फिर बेल आइकन को हिट भी कर लो। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका होगा वो पार्ट टू जो होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट का, हीटिंग इफेक्ट का। ये आपके पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट कमिंग सून है ये, ठीक है। बहुत जल्दी ये अपलोड हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है, और आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से बूस्ट करते रहो, और आप अब मैं पूरी आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी और प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।